प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि टेम्परेचर क्या होता है एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर को हमने देखा था कि किसी बॉडी में हॉटनेस या फिर कोल्डनेस डिटरमाइन करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं एंड एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है ये हमारे को ह्यूमिडिटी बताती है। तो उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ को गर्म करो तो वो फैल जाती है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें कि अगर हम अपने नॉर्मल पानी को बॉईल करें तो वो वाटर वेपर बन के एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि जो वॉल्यूम वाटर पहले एक फॉर्म ऑफ लिक्विड था अब वो इन फॉर्म ऑफ गैस कन्वर्ट हो गया एंड जो पहले उसकी हमें डिफाइंड वॉल्यूम पता थी अब हमें उसकी वॉल्यूम नहीं पता, वो एक चीज़ एक्सपैंड हो गई। सिमिलरली एग्जाम्पल देखो कि अगर आप प्लास्टिक को गर्म करो तो प्लास्टिक फैल जाती है। तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सीधी बात बोलूं, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर पहले से कंपैरिजन में बढ़ गया है तो वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ये तीनों केसेस में अप्लाई होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो भी हमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, लिक्विड की बात करें तो भी हमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है एंड गैसेस में भी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को नोट करते हैं। अब आखिर ये ऐसा होता क्यों है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं उनमें एक टाइप का मोशन इंड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और पार्टिकल्स में मोशन आ गया, ये एक पहले बंध हुए थे अब ये भागने शुरू करेंगे, तो भागने शुरू करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बॉडी जो होगी एक्सपैंड हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हमने किसी बॉडी को हीट दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स में मोशन आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी एंड इवेंचुअली क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो थर्मल यानी कि टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, किसी चीज के साइज में बढ़ना। तो टेम्परेचर इंड्यूस करने की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पहले की कंपैरिजन में फाइनल साइज ज्यादा है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स की बात कर लो। अब ये टाइप्स किन बेसिस पे, किसी की लेंथ बढ़ेगी, किसी का एरिया बढ़ेगा, किसी की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो उसके कंपैरिजन में उसके बेसिस पे हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखे हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर एक्सपेंशन। ये कैसे एक्सपेंशन है, ये 1D एक्सपेंशन है। 1D से मतलब होता है वन डायरेक्शनल। अब मैं बोलूं कोई चीज है जो पहले ऐसे थी बट अब वो ऐसे हो गई है, मतलब एक लीनियर डायरेक्शन में एक्सपैंड हो गई। क्यों, बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन। अब एक एग्जाम्पल है इसका, मे बी आप लोगों ने ऑफकोर्स प्रैक्टिकली नोटिस नहीं करा होगा बट एज अ फैक्ट आपको बताना चाहिए। ये रेलवे की पटरी ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ट्रैक्स में, रेलवे ट्रैक्स आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। इंटरलॉकिंग के बीच में ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ा जाता है, ये ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस इसमें छोड़ी जाती हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस को क्यों छोड़ा जाता है, अब क्या है, ये 24/7 हाफ ऑफ द डे ये सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, इन पे हीट का डायरेक्ट असर रहेगा, डेली होगा। तो क्या होगा, जो ये मेटल स्ट्रिप्स थी या जो ये मेटल प्लेट्स थी, ये ना लीनियर एक्सपेंशन शो करती हैं। सर्दियों में यही वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये इंटरलॉकिंग जगह के बीच में जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ा जाता है, ये इस लीनियर एक्सपेंशन की वजह से ही छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक की प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, वो ना इन डायरेक्ट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ या फिर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सनलाइट वो एक्सपैंड करती हैं इन फॉर्म ऑफ लीनियर वे या फिर लीनियर डायरेक्शन। इतना समझ आया कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। 1D का मतलब वन डायरेक्शन हो गया। सेकेंड अगर हम बात करें तो एक होता है एरिया एक्सपेंशन। अब एरिया कैसा होता है, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू L × B। तो मतलब यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ की बात कर ली, मतलब ये कैसा होगा, ये होता है 2D, टू डायरेक्शनल एक्सपेंशन। कोई ऐसी चीज है और अगर वो ऐसे एक्सपैंड हो गई, मतलब इसकी लेंथ भी बढ़ गई एंड इसकी ब्रेथ भी बढ़ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
इसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है, जैसे हम लोग बात करें फ्लैट स्टील प्लेट्स देखी हो आप लोगों ने, जो स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट बनकर आती हैं, जो मेनली आपको स्टील वर्कर्स के पास मिलेंगी, जिन्हीं को बड़े बड़े कॉइल्स आते हैं एक्चुअली, और इन कॉइल्स में क्या होती है, स्टील की प्लेट ना आपस में लिपटी हुई होती है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर वे। इसी कॉइल को खोल देंगे तो ये बड़ी बन जाती है, एंड अगर यही कॉइल हम लोग बाहर सनलाइट में रख देते हैं तो यही कॉइल थोड़ा सा एक्सपेंशन शो कर देती है। तो ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है एरिया एक्सपेंशन का, जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी मेटल प्लेट के सरफेस एरिया में इंक्रीज या फिर एक्सपेंशन को नोटिस करते हैं। ठीक है, ये समझ आया। इसी के बाद तीसरा आता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसी बॉडी में कंटेंट कोई अमाउंट, वॉल्यूम कैसे बोल सकते हैं। तो किसी में अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखते हैं, इसका सबसे अगर कॉमन एग्जांपल से हम लोग समझें, आप लोगों ने सबने थर्मामीटर देखा होगा। थर्मामीटर सबने देखा है, न्यूमेरिकल जो नंबर शो करता है वो नहीं, जिसमें मरकरी की फिलिंग रहती है सिल्वर कलर की। नोटिस करा है कभी, पतला सा डॉक्टर्स के पास थर्मामीटर रहता है, इसमें ना नीचे मरकरी की फिलिंग रहती है। अब जब आप यहाँ पे अपना टेम्परेचर नापते हैं, तो अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो यही जो मरकरी प्रेजेंट होती है ये इंक्रीज शो करती है, एंड यहाँ पे ना न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। एक बीच में रहता है 98 डिग्री सी, वैसे तो ये फ़ारेनहाइट के केसेस में चलता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मापने का वो रहता है स्केल। ये मरकरी वाला थर्मामीटर जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर चलता है। बट अगर हम कॉमनली बात करें तो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 96 डिग्री सी रहता है। तो अगर 96 से ऊपर गया मरकरी मतलब फीवर है, हाई टेम्परेचर है, 96 से उससे नीचे रहता है तो मतलब लो टेम्परेचर है या फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो हमने क्या देखा, अगर थर्मामीटर ने हीट डिटेक्ट करी, हाई टेम्परेचर डिटेक्ट करा, तो मरकरी ने एक्सपेंशन करा, यानी कि मरकरी का वॉल्यूम क्या हो गया, मरकरी का वॉल्यूम हो गया राइज, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं दो और टाइप के, एक होता है एपरेंट एक्सपेंशन एंड एक होता है रियल एक्सपेंशन। अब कहीं ना कहीं आपने केमिस्ट्री लैब्स में 9th-10th में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, नॉर्मल बीकर लिया और उस बीकर में पानी को बॉईल करा। केमिकल केमिस्ट्री लैब में भी छोड़ो, घर में भी अगर आप किसी बीकर में पानी बॉईल करो, वैसे तो इसका सुपरफिशियल एग्जांपल हम ग्लास बीकर ही लेते हैं। सपोज हमारा ये बीकर है एंड इसमें पानी रखा है, ठीक है, एंड हमने इसे फ्लेयर दी, हमने इसे गर्म करा, तो हमें क्या लगेगा कि पानी उबलना शुरू हो गया है एंड उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जब वाटर बॉईल होगा, हीट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है वो गैसेस में वो एक्सपैंड करना शुरू करता है, लिक्विड फॉर्म अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगी तो वो एक्सपैंड करेगी। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है, लिक्विड ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन व्हेन लिक्विड हीटेड इन बीकर। मतलब हमने किसी बीकर में जब लिक्विड को बॉईल करा या फिर हीट करा तो हमें लगेगा कि लिक्विड एक्सपैंड हो रही है, बट एपरेंट एक्सपेंशन में क्या होता है, सबसे पहले ये बीकर एक्सपेंशन शो करता है, यानी कि इस बीकर में बहुत माइन्यूट से एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जो एक्चुअली हम अपनी नेकेड आई से तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर इसकी वॉल्यूम को हम मेजर करेंगे या फिर इसके मास को मेजर करेंगे तो हमें फील होगा कि हाँ देयर आर माइन्यूट चेंजेस। तो यही होता है एपरेंट एक्सपेंशन। हम पानी को तो गर्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है पानी में एक्सपेंशन हो रहा है, बट पानी में एक्सपेंशन होने से पहले भी इस बीकर में एक्सपेंशन होता है। ये बीकर थोड़ा सा फैलता है। अगर आप क्या करो, बिल्कुल नॉर्मल ग्लास में एकदम से गर्म पानी भर दो, ग्लास कांच के ग्लास में गर्म पानी भरो, कांच का ग्लास क्रैक्स आ जाएंगे या टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो एक्सपैंड होना चाहेगा, पहले वो जो ग्लास होता है वो ही एक्सपैंड होता है। अगर हर ग्लास में वो एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, ग्लास टू ग्लास डिपेंड करता है। हम लोग मेनली बोरोसिल के बीकर को यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो ये बोरोसिल का बीकर ना इस एक्सपेंशन को झेल जाता है एंड ये एक्सपेंशन शो करता है। यही है कि हमें लग तो रहा था कि पानी एक्सपैंड हुआ, बट पहले बीकर एक्सपैंड हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। और बीकर एक्सपैंड होने के बाद जब फाइनली ट्रू लिक्विड एक्सपैंड होगा, जब फाइनली लिक्विड बॉयल होना शुरू किया है,
शुरू कर दिया है, उस समय जो फाइनली ट्रू लिक्विड एक्सपेंशन होगा, इस बीकर के एक्सपेंशन हो गया, ये अपनी लिमिट तक पहुंच गया, ये गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर का पानी गर्म होना शुरू होगा, तो अब जो ये वाला लिक्विड एक्सपेंड होना शुरू होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे रियल एक्सपेंशन। मतलब एपरेंट और रियल एक्सपेंशन में हमने बात एक ही एग्जाम्पल की करी है, बट एक एग्जाम्पल में भी दो कॉन्सेप्ट हैं कि पानी तो गर्म होएगा, बट पानी के एक्सपैंड होने से पहले वो बीकर एक्सपेंशन शो करता है, जो हमें एक्चुअली पता नहीं होता और नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। वो अगर हमने पढ़ा होगा तभी हमें उसके बारे में पता होता है। आज आपने पढ़ा है तो आपको ये याद रहेगा, अगर आपने ना पढ़ा होता तो फिर आप लोग हमेशा यही सोचते कि ये डायरेक्टली पानी ही एक्सपैंड करता है, तो ये एपरेंट एक्सपेंशन है क्या? एपरेंट और रियल का मतलब तो यही हो गया, लिक्विड एक्सपैंड करता है, बट इसमें एक बीकर का कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना जरूरी होता है। इतना अंडरस्टूडेबल है? इसमें कहीं कोई डाउट? इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारा, जो कि एक याद रखने वाला फैक्ट है, एनोमैलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। नॉर्मली आपको क्या लगेगा, हमने पानी को गर्म करा, ठीक है, या फिर पानी अब हम ठंडा कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सी था, अब 0 डिग्री सी है, तो इस केस में पानी क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा, श्रिंक होएगा, सीधी बात है, क्योंकि अगर गर्म करते हैं तो एक्सपैंड होता है, अगर ठंडा करे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पे बीच में एक टेम्परेचर आता है 4 डिग्री सेल्सियस का, इसके बाद क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे पानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, एक्सपेंशन शुरू करता है। ये होता है एक अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। 4 डिग्री सी पे क्या होती है? वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। जो हम सोचते थे कि 0 डिग्री सी पे कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम होगी, नहीं, वो वाटर 4 डिग्री सी पे ही अचीव कर लेता है। अब अपने मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए वो पहले एक्सपैंड करता है एंड तब जाके इसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। मतलब ये 4 डिग्री से 0 डिग्री सी के बीच का एक ऐसा टेम्परेचर रहता है इन वे ऑफ कूलिंग। कूलिंग की बात कर रहे हैं, अगर हॉट करेंगे तो एक्सपैंड होगा ही होगा, बट अगर कूल करते टाइम 4 डिग्री से 0 डिग्री सी की तरफ जाते हैं तो ये एक इकलौता ऐसा टेम्परेचर रेंज है जहाँ पे वाटर एक्सपैंड करता है। ये एक लर्न करने वाला या फिर नॉर्मली जनरली पता होने वाला एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? इसमें कहीं कोई डाउट? अच्छा, अब इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी आती हैं हमारी जो हमें पता होनी जरूरी होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ टर्म्स रहती हैं, जैसे कि सबसे पहले रहेगी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होती है? तो किसी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कितने अमाउंट की हीट ट्रांसफर हो रही है या फिर किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम लोग बोल देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे मैं बोलूं कि मैंने अपना एक पानी का बाउल गर्म करा और अब मैंने उसे रख दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मलाइज होने के लिए, तो क्या होगा? उस समय एयर और उस बीकर के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी होगा। जो बाउल है वो अपनी हीट एनर्जी को लूज करेगा क्योंकि उसे भी रूम के टेम्परेचर पे नॉर्मलाइज होना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर से हो गया एंड कंडक्टिविटी मतलब ट्रांसफर, तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है? इसी के बाद एक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आज तक तो न्यूटन फोर्स के मामले में पढ़ा था, ये इसमें कहाँ से आ गया? तो ये एक सिंपल लॉ है जो बताता है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, या फिर इसे ऐसे लिखो, अमाउंट ऑफ हीट लूज is directly proportional to difference in temperature of object and its surrounding। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। कूलिंग मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी अपनी हीट लूज कर चुकी है और कितनी ठंडी हो चुकी है, ये हम कैसे पता लगाएंगे?
हमने बात करी ना अमाउंट ऑफ हीट लॉस, कितना हीट लॉस करा है हमारी बॉडी ने। सपोज ये वही है गरम फ्लास्क है हमारा, इसमें पानी भरा हुआ है एंड ये नॉर्मल अपना हमारा नॉर्मल टेबल है, नॉर्मल रूम है, ठीक है, ये पूरी एक नॉर्मल रूम है और इसमें हमारा एक गरम फ्लास्क है। अब क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अपनी हीट को लूज करेगा एंड जो सराउंडिंग की कूल एयर थी एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर अगर हम ये देख लें कि कितना टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का बचा है एंड कितना टेम्परेचर इस रूम का हो गया है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हीट लूज हुई है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है तो हमें पता चल जाएगा कि मतलब इसने इतना टेम्परेचर लूज करा होगा तभी इतना डिफरेंस आया है, क्योंकि ये क्या है, ये इन्वायरमेंट तो इस हीट लॉस को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये इस हीट लॉस को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ये पहले अगर 10 डिग्री सी पे था तो कहीं ना कहीं ये 12 डिग्री सी टेम्परेचर पे हो गया, और अगर ये 30 पे था तो कहीं ना कहीं 28 पे हो गया। तो मतलब कितना 28 और 12 में हमें समझ आ गया कि कहीं ना कहीं इसने हीट लॉस करी है। तो वही जो हीट लॉस होती है वो इस ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड यही होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं फोर्स वगैरह से रिलेट हो रहा होगा, नहीं, ये टेम्परेचर के टॉपिक से रिलेट होता है। ऐसे ही आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, बट हम ब्लैक होल नहीं, हम ब्लैक बॉडी की बात करेंगे। एक ऐसी बॉडी जो आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जितनी भी लाइट है, जितनी भी किरणें हैं, यूवी, एक्सरेज या फिर अल्फा, बीटा, गामा, कोई सी भी टाइप की रेज है, एक्स वाई जेड, मतलब कोई सी भी, कहीं से भी कोई सी भी रेज है, एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर मैं सीधे बोलूं एब्जॉर्ब्स, कोई सी भी रे को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसी कोई सी भी बॉडी जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले वो ही होती है ब्लैक बॉडी। बट ये एक आइडियल कंडीशन है, ऐसी कोई बॉडी नेचुरली या फिर आज तक यूनिवर्सली एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका नियरेस्ट एग्जाम्पल होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल पता है क्या होता है, यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है कि वो स्पेस टाइम ग्राफ को भी फोल्ड कर देता है एंड सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उसका नियरेस्ट एग्जाम्पल है। एक्चुअली क्या होता है, ब्लैक होल में भी ना ग्रेविटी या फिर हीट एनर्जी रेडिएट होती है, तो उसमें भी एक काइंड ऑफ रेडिएशन आ रहा है, उसमें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कुछ माइन्यूट चीज़ें जो रह जाती है। इसीलिए हम ब्लैक होल को नियरेस्ट एग्जाम्पल बोल देते हैं, बट ब्लैक बॉडी नहीं बोलते। ब्लैक होल एक्चुअली होती है हमारी ग्रे बॉडी। ग्रे और ब्लैक में ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं, बट डिफरेंस भी है। तो इसलिए हम ब्लैक बॉडी का नियरेस्ट एग्जाम्पल बोल सकते हैं ब्लैक होल, क्योंकि इसका कोई एक्चुअल एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इतना टॉपिक क्लियर है, इसमें कहीं पे भी कहीं से भी कोई भी डाउट? इसी के बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसे रब कर देते हैं एंड यही लिख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं? ये वो प्रोसेस जो किसी सिस्टम में अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है, या फिर जो वो प्रोसेस एक्चुअली हीट ट्रांसफर का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सपोज हमारा कोई सिस्टम है, सिस्टम बोल लेते, कोई इन्वायरमेंट है, कोई बीकर है, कोई सिलेंडर है, और इसमें हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होते हुए देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजिंग, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कि किसी इंक्लोज्ड सिस्टम में हमारा मैटर का फॉर्म चेंज हो रहा है, वो फॉर्म क्यों चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, वो अलग रहते हैं, बट उस प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें हम लोग टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एक्स-वाई-जेड ऐसे प्रोसेस को कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है, क्योंकि प्रोसेस किसकी वजह से चेंज होगा, कोई स्टेट किसकी वजह से चेंज होगी, या तो उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, या प्रेशर का डिफरेंस हुआ, या कहीं ना कहीं वॉल्यूम में डिफरेंसेस हुआ। तो अगर इसके बात करें इसके टाइप्स की, तो अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं,
बट टेम्परेचर के कांस्टेंट होने के बाद भी क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। जैसे कि हम बात करें, हमारा वाटर है, वाटर 0 डिग्री सी पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होता है। अब वो इस 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे ही क्या था, पहले आइस था, अब क्या हो गया, वाटर हुआ। तो यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, 0 डिग्री सी पे आइस टू वाटर कन्वर्जन होता है। तो यही आइस टू वाटर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट ऑफ मैटर का हम लोग चेंजेस देखने को, या फिर चेंजेस एब्जॉर्ब करते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड बात करें तो होता है आइसोबैरिक। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, बैरिक का मतलब क्या हो गया, प्रेशर। यानी कि पहले वाले में क्या था कांस्टेंट, टेम्परेचर, इस वाले में कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे, सपोज मैं अपने एक बीकर में पानी को गर्म कर रही हूँ, ठीक है, और पानी गर्म भी हो रहा है। जो इस बीकर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, वो तो जब पानी लिक्विड फॉर्म में था तब भी उतना ही लगा रही थी, अब जब पानी उबल रहा है तब भी उतना ही लगाएगी। तो यानी कि इस केस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, बट अंदर की चीजेस में अंदर की चीज के स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ रहे हैं। ये था हमारा प्रेशर कांस्टेंट की वजह से चेंजेस। थर्ड की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। इसमें हम लोग क्या रखते हैं, वॉल्यूम को हम रखते हैं कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगी, जैसे कि बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिलेंडर है, ठीक है, एक क्लोज्ड सिलेंडर है, और इस सिलेंडर, या फिर मैं बोलूँ एक कंप्लीटली क्लोज्ड लिड है या सिलेंडर है, कुछ भी है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, या फिर इसके अंदर मैं बोल लूँ कि यहाँ पे अभी तक वाटर था, अभी लिक्विड था, हमने इसे बहुत गर्म करा, हमने इसे अच्छे से हीट दी। हीट दी तो क्या होगा, ये पानी किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गैस में। बट क्या था, सिलेंडर कंप्लीटली लॉक्ड था, तो जो वॉल्यूम वाटर की थी वही वॉल्यूम क्या रहेगी, गैस की भी, क्योंकि हमने उसे एस्केप ही नहीं होने दिया। हमने वाटर की कन्वर्टेड फॉर्म को, जो गैस में कन्वर्ट हुई, उसे बाहर जाने ही नहीं दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी वॉल्यूम कैसी रह गई, कांस्टेंट रह गई, कंजर्व्ड रह गई। यानी कि इसमें हम लोग कैसा सिस्टम कंसिडर करते हैं, कंप्लीटली इनक्लोज्ड सिस्टम। अगर सिस्टम कंप्लीटली पैक्ड है तभी हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर यही मैं बोल दूं कि इसमें एक ढक्कन था या फिर एक खुला हुआ था, तो क्या होगा, ये तो वॉल्यूम क्या होगी, एस्केप कर जाएगी, तो वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएंगे। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में हमेशा हम लोग एक कंप्लीटली इनक्लोज्ड या फिर लॉक्ड सिस्टम को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जब चेंज होते हैं, जब चेंजेस देख रहे हैं हम अपने ऑब्जेक्ट में, तो उसमें ना कोई भी सिस्टम में हीट लॉस या फिर हीट ट्रांसफर नहीं होता। मतलब नो लॉस ऑफ हीट इन सिस्टम। अब भाई हम चेंजेस कर रहे हैं तो हीट का लॉस कैसे नहीं होगा, हीट तो हर जगह एस्केप होती है। तो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि अगर हम कोई भी ट्रांसफर करेंगे किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट में, तो उसमें हीट लॉस डेफिनेटली होनी है। अब इसमें हम एक कंडीशन बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें ऊपर से एक जोर से फोर्स लगाया जाता है, और जो एक्सपैंडेड गैस थी, जो भी सारे में फैली हुई थी, उसको हम लोग एक लिमिटेड एरिया में कंप्रेस कर देते हैं। इतने एक्सटेंड तक कंप्रेस कर देते हैं कि ना तो वो इससे ज्यादा कंप्रेस हो सकती, और ना इससे ज्यादा हम इसे दोबारा वापस ओरिजिनल एक्सपेंशन में आने देंगे। तो इस कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या हुआ, हम इस कंप्रेशन को इतना जल्दी करते हैं, इतना जल्दी, कि जो ये आपस का सिस्टम है, इस गैस को इस सिस्टम के साथ भी हीट एक्सचेंज करने का मौका ना मिले। या फिर ऐसे बोल लो कि हमने कोई भी ऐसा एक अपना कंटेनर ले रखा है जो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, थर्मली आइसोलेटेड है। हमने ऐसे मेटल का यूज करा है जो हीट को एस्केप ही नहीं होने दे सकता। तो इसमें अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करें या फिर किसी चीज को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करें और हीट का ट्रांसफर ना होने दें, हीट एस्केप ना होने दें, उसी को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना क्लियर है? इसमें कहीं पे भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो एक बार आप कंफर्म कर लेना, दोबारा पूछ लेना। कहीं पे कुछ भी समझना हो, कहीं पे कोई सा भी कैसा भी डाउट है, क्योंकि आज वाला जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स दोनों के ऊपर था, दोनों का प्रॉपर एक मिक्सचर था।
तो एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करना, इसके नोट्स प्रिपेयर करना एंड उसको मेरे को बताना कि क्या प्रॉब्लम रही या नहीं रही। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, XYZ कैसे कैसे ग्रेविटी का काम प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही।